नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम डेंगू के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर एस.के. रिडवानिया। डॉक्टर साहिब जाने माने फिजिशियन है, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम आपसे डेंगू के बारे में जानना चाहते हैं, जी क्योंकि हाँ। आजकल पटना में देखा जा रहा है कि पटना में बहुत ज़्यादा मरीज मिल भी रहे हैं और पटना समेत पूरे बिहार में यही हाल है। जी तो जी आज इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ। जी हाँ। आप हमें पूछें, हम उसके बारे में जो जानकारी होगी उसे आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि डेंगू ये इसके होने का कारण क्या है और ये कब खतरनाक बन जाता है? डेंगू आम भाषा में एक वायरल बीमारी है, लेकिन ये ट्रांसमिट होती है मच्छरों के द्वारा। और आजकल शहर में जानते ही हैं, बराबर गंदगी की वजह से भी मच्छर काफ़ी फैल जाते हैं। ये एक ईडिस इजिप्टियाई नाम का मच्छर होता है जो एक इन्फेक्टेड आदमी को काटता है, जो पहले से ही डेंगू से पीड़ित हो, और वो मच्छर फिर जब दूसरे को काटता है तो उसके शरीर में डेंगू प्रवेश कर जाता है, जो जिसके लक्षण हमें कुछ दिनों के बाद, क्योंकि पीरियड एक बीच का समय होता है जिसमें कि वो अपना असर डालता है, जो करीबन 3 से 7 या 10 दिन तक होते हैं, उसके बाद उसके लक्षण परिवर्तित होने लगते हैं। इसके अलावा जो लक्षण की अगर बात कर ले तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं? प्रायः देखा जाता है कि जब 3 से 7 या 10 दिन जो भी उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो, उसके बाद उस मरीज़ को बुखार से ग्रसित होता है, जो प्रायः माइल्ड से लेके मॉडरेट, यानी कि 98-99 से लेके 103-4 तक जाता है। उसके साथ पेशेंट्स को काफ़ी मितली आने लगती है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है, उसके शरीर पर रैशेज निकलने लगते हैं, या जिसे हम आम भाषा में चकत्ता कह सकते हैं। इसके अलावा प्रायः डेंगू में देखा जाता है, जो स्पेसिफिक होता है, कि आँखों के पीछे दर्द होता है और बहुत इंटेंस हेडेक हो जाता है। एंड उसके बाद उसके अलावे मसल और जॉइंट पेन भी काफ़ी कॉमन है। हालांकि ये ज़्यादा कॉमन है, एक इसी का और एक वैरायटी चिकनगुनिया है, उसमें ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसमें भी बहुत हद तक मसल्स एंड जॉइंट पेन होते रहते हैं। ये तो जो माइल्ड डेंगू हुआ, या जो डेंगू शुरू में आता है, उसके ये लक्षण हैं। तो अगर बात करें डेंगू की, तो डेंगू कब एक वार्निंग साइन देता है? डेंगू यूजुअली तो अपना एक कोर्स लेता है, अगेन 5 से 7-8 दिन तक कोर्स लेके धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। लेकिन बहुत सारे कुछ केसेस में ये अपना ये कह लें कि एक सीरियस रूप धारण कर लेता है। उस समय जो वार्निंग साइंस हम लोग को देखना चाहिए या देखते रहना चाहिए, वो है कि रैशेज बहुत बढ़ जाते हैं, पेशेंट एकदम रेस्टलेस हो जाता है, डिलीरियस हो जाता है, फीवर परसिस्ट करते रहता है, म्यूकोसल ब्लीड होने लगती है, माने कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से, पैखाने के रास्ते से, लेडीज़ में मेनोराजिया, या और शरीर पर बहुत लाल लाल चकत्ते। इसके अलावे बहुत जगह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसके चलते पेट में पानी हो जाता है, फेफड़ों में पानी हो जाता है, और अल्टीमेटली पेशेंट शॉक के स्थिति में चला जाता है। हम एग्जामिन करते हैं तो लीवर भी बढ़ा हुआ मिलता है, और तब हम जो खासकर इसमें देखते हैं एक प्लेटलेट्स, जिसकी बहुत कमी हो जाती है, जो घातक हो जाता है कभी कभी। इसलिए उसके लिए तो हमें बराबर ही सतर्क रहना चाहिए। डेंगू के मरीज़ में खासकर इस वार्निंग साइंस के को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और जैसे ही हमें लगे प्लेटलेट्स पर तो तुरंत ही ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम सही समय पर उसका उपचार करके मरीज़ को बचा सकें। अगर बात करें स्टेज की डेंगू के, तो डेंगू के स्टेज क्या क्या कितने हो सकते हैं? डेंगू के प्रायः 3-4 स्टेज होते हैं। जैसा पहले हमने कहा कि एक मरीज को एक मच्छर जब काटता है, उसके कुछ दिनों के बाद
बीमारी परिवर्तित होती है। इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी पीरियड होती है वो फेब्राइल पीरियड होती है, जिसमें कि बुखार होता है। तीसरे में फिर सीरियस पीरियड हो गई एंड चौथे में फिर वो कन्वेलेसेंट पीरियड, जो मरीज रिकवरी के तरफ रहता है। अगर इसी में डेंगू में कोई मरीज सीरियस हो जाता है तो वो किस तरीके से, जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उस वहाँ किस तरीके से ख्याल रखने की ज़रूरत है, और वो वहाँ पे किस किस चीज़ की समस्याएं ज़्यादा होने लगती है जब वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होने के कगार पर आ जाता है? जैसा हमने पहले भी आपको बताया है अभी कि वार्निंग साइंस को हमें हमेशा देखते रहना चाहिए। खासकर वैसे मरीज को जो डेंगू से एक बार हुआ, ठीक हो गया और उसके 24 से 48 घंटे के बाद फिर उसे उसी तरह का सिम्टम होने लग गया, और जो वार्निंग साइंस हमने बताया है वो सब होने लग गए, जैसा कि वही म्यूकोसल ब्लीड, पानी का जमा होना, पेशेंट रेस्टलेस, डिलीरियस हो जाना, एब्डोमिनल पेन, नौसिया या परसिस्टेंट वॉमिटिंग, ये जैसे ही हों वो राइट टाइम है कि पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। और तब हम लोग पूरी जांच करते हैं, लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन सब तरह का, खासकर प्लेटलेट्स की मात्रा ऐसे हम लोग नॉर्मली 1.5 लाख से 6 लाख तक कहते हैं, 4 लाख तक कहते हैं, लेकिन अगर वो 30,000 से कम होती है तो हमारा चिंतित हो जाना स्वाभाविक है। और ख़ासकर डेंजर मार्क प्राय 10,000 तक है कि 10,000 के नीचे होने के बाद तो बहुत ही घातक हो सकता है, लेकिन 10 से 30 के बीच में या उसके ऊपर कभी भी अगर चकत्ते होने लगें, जिसे हम इक्कीमोसिस भी कहते हैं, या म्यूकोसल ब्लीड कहीं से भी होने लगे, मेट्रोराज या पैखाने के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, तो हमें तुरंत सतर्क होना चाहिए, हॉस्पिटलाइज करके इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसे करना चाहिए, तभी हम बचाने की स्थिति में हो सकते हैं। आखिरी में हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि लोग बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फैला भी हुआ है। तो अपने घर में किस तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या फिर अगर किसी को डेंगू हुआ है, वो घर में है, तो घरेलू तौर पर वो क्या कर सकता है? जहाँ तक बचाने का सवाल है, हम लोग बराबर ही कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन जहाँ तक हो सके हमें उसके लिए जाना चाहिए। प्रिवेंशन में खासकर 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मच्छर काटते हैं, तो मच्छर काटते हैं तो जिस एरिया में काटते हैं उसका आपको प्रिकॉशन लेना होगा। जैसे जहाँ तक संभव हो हम स्किन को एक्सपोजर होने से बचाएं, फुल शर्ट पहने अगर संभव हो तो। दूसरा, रिपेलेंट जो होता है मॉस्किटो रिपेलेंट, वो शरीर पर लगा के रखें, या वातावरण में जो हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं वो रखें। सरकारी संसाधनों के द्वारा जो हम फॉगिंग वगैरह करवाते हैं वो उस एरिया में ज़रूर हो। इसके अलावे अब मच्छर ब्रीड कहाँ करता है, ये तो एक हुआ कि मच्छर हुआ, वो हमको काटा और हम उसको बचाओ। मच्छर ब्रीड जहाँ करता है उसको हम हटाने की कोशिश करें। एंड यूजुअली देखा गया है कि ये स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीड करता है। इससे जहाँ भी पानी जमा हो, टायर में देखते हैं, फूल के पौधों के गमले में देखते हैं, या कोई बर्तन में देखते हैं, टब में देखते हैं, वो सबको हमको स्टैग्नेंट वाटर को नहीं रहने देना चाहिए, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने डेंगू के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर एस.के. डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ डेंगू के बारे में साझा की है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।